अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 20 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर बहुत ईजी है। चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डेफिनेशंस और फार्मूलाज हैं याद करने के लिए, एंड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस चैप्टर में ज़्यादा हैं, थ्योरी का पोर्शन जो है वो कम है। Percentage composition by mass, empirical formula and molecular formula. Percentage composition by mass. Percentage composition of a compound refer to the percentage mass of each element present in the compound. The percentage of an element in compound is the number of gram of that element present in 100 grams of compound. The percentage of an element can be determined by applying the following formula. परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। ठीक है, अब ये जो हमारा जो मेन टॉपिक है ना आज का, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को बेटे हम डिफरेंट वेज में जो है वो रीड आउट करेंगे। पहले हम करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, देन एम्पेरिकल फार्मूला के साथ, एंड इन द एंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको हम लोग स्टडी करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की बेटे रेफ़र करती है कि उस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज मास के लिहाज से कितने जो हैं वो एलिमेंट प्रेजेंट है। आपको पता है ना, जब बहुत सारे एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जब फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे ही है ना, पता है ना बेटे, दो एलिमेंट्स हों, अगर आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है क्या है कि एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं इन फिक्स्ड रेशो, उनका रेशो जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, देन उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। और जब हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास की हम बात करते हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन जो कंपाउंड की होगी वो किस चीज़ को रेफ़र करेगी कि इस कंपाउंड के अंदर ईच एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसका परसेंटेज मास कितना है। मास क्या होता है, उसका वे, यानी कि परसेंट, हर कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज मास कितना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कंबाइन क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ना है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट जो है वो किसी भी कंपाउंड की, जब उसकी आप एक्चुअल डेफिनेशन बेटे करते हो, तो जो परसेंटेज कंपाउंड उसकी एलिमेंट की पहले हम बात करेंगे। जो परसेंटेज है किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर, वो क्या चीज़ होती है, दिस इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। यानी कि बेटे अगर आपके पास जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है, ठीक है, उस 100 ग्राम कंपाउंड में कितने ग्राम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेट इज़ नोन एज परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट in the compound is the number of gram of that element present in 100 grams of compound। यानी कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को आप किस तरह डिफाइन करोगे, अगर आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड है तो उस 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड में नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट जो आप फाइंड कर रहे हो वो कितने हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेटे एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पे आएँ तो उसके बिल्कुल स्टार्ट पे आपको वो फार्मूला नज़र आएगा। इसे ज़रा गौर से देखो, इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं हम लोग। फार्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करने का, mass of the element in the compound divided by formula mass of the compound multiply by 2। यानी कि हमने देखना है कि कंपाउंड के अंदर जो स्पेसिफिक एलिमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस एलिमेंट का मास क्या है, डिवाइडेड बाय जो फार्मूला मास है उस कंपाउंड का। ठीक है, जैसे कि वाटर हो तो मैं इधर यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास लिखूंगी, और ऊपर अगर ऑक्सीजन का मैंने फाइंड करना है तो मैं ऑक्सीजन का मास लिखूंगी, दोनों को डिवाइड करूंगी, जो मेरी वैल्यू आएगी इसको मैं क्या कर लूँगी, 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे बेटे आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपने मस्ट रीड आउट करना है। नेक्स्ट है, percentage composition is a useful concept to determine the purity of compound and its empirical and molecular formula। Percentage composition of a compound can be determined both theoretically as well as by performing quantitative analysis।
द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल इलस्ट्रेट बोथ दीज मैथड्स। परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल कंसेप्ट है किसी भी कंपाउंड की जो प्योरिटी है उसको डिटरमिन करने के लिए, इसके अलावा उसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए भी। परसेंटेज कंपोजिशन जो है इसको हम दो डिफरेंट तरीक़ों से बेटे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, एक थियोरेटिकली और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस से जो है इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी बुक में इसी से रिलेटेड जो हैं परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ क्विक चेक भी दिए गए हैं, वो सारे अभी मैं आपको करवाती हूँ। तो इन शॉर्ट बेटे हमने क्या पढ़ लिया, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट पढ़ लिया कि कोई भी आपके पास जब कंपाउंड है उस अगर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में कितने ग्राम जो हैं वो स्पेसिफिक एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे, वो जब आप फाइंड करोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट कहेंगे। आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है और उसका ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी से रिलेटेड आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स हम लोग अब करेंगे। फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaOH2। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना होता है, आपको जो कंपाउंड गिवन है ये कंपाउंड है पूरा, ठीक है, इसमें फिर ये Ca, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, CaOH का फॉर्मूला मास फाइंड करना है। फार्मूला मास कैसे करते हैं, सबके इंडिविजुअल मासेस लेके आपने उनको एड अप कर लेना है। देन अप्लाई द फॉर्मूला गिवन इन द इक्वेशन। जो ऊपर हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का, वो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने हमें क्या कहता है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaOH2। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। मास हमने किसका फाइंड करना है, Ca का, ठीक है। Ca का मास कितना है, हमने अलग अलग सबके फाइंड करने हैं ना, पहले 40 लगा लेंगे, फिर इनका जो फॉर्मूला मास है कंपाउंड का वो लगाओगे, क्योंकि उन्होंने एक का तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, ये कंपाउंड दे दिया, इसका मतलब है हर एलिमेंट की आपने अलग से परसेंटेज फाइंड करनी है। पहले हमने यहाँ पे कैल्शियम की कर ली, फिर ऑक्सीजन की, फिर हाइड्रोजन की, सबका जो एलिमेंट का मास है वो ऊपर आएगा, जो कंपाउंड का मास है वो नीचे आता जाएगा, और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करोगे तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग किसका लिखेंगे, कंपाउंड का फॉर्मूला मास एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह इन द एंड हम हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का मास लिखेंगे। देन हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मास कंपाउंड का मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास किसकी परसेंटेज आ गई, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। तो इस तरह से हमने कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो 1 बाय 1 फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ऑल द केमिकल प्रोडक्ट्स विच आर इन अवर डेली यूज सच एज शैम्पूज, क्लीनर्स, सोप्स, परफ्यूम्स एंड फर्टिलाइजर्स आर फॉर्म यूजिंग स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। आपको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस बताई हुई है, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टिक्योमेट्री। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है, इसके ऊपर आप लिख भी सकते हो कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है ये कि स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। लास्ट कल भी जब हमने पढ़ी थी तब भी एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, वो भी बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ही थी। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस ही है कि जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे शैम्पू है, क्लीनर्स हैं, सोप्स हैं, परफ्यूम्स हैं, बेटे इन सब की जो केमिकल इनके अंदर प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं ना, उन सब की बेटे हम लोग जो कंपोजिशन है, जितने भी केमिकल्स उसके अंदर यूज़ हुए हैं, तो उन सब की कंपोजिशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। क्लियर। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 8.657 gram of a compound were decomposed into its element. It gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 gram of oxygen. Find out the percentage composition of the compound. यहाँ पे आपसे दोबारा से कंपोजिशन पूछी है। पहले हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट आपको दिया हुआ, मास दे दिया एलिमेंट का, ठीक है, और मास ऑफ कंपाउंड भी दिया। मास ऑफ कंपाउंड आपको अलग से दे दिया है। अब हम 1 बाय 1 सारी कर लेंगे। पहले आप लोग कार्बन की कर लेना, फिर हाइड्रोजन की एंड देन ऑक्सीजन की। सबका मास आपको एलिमेंट का अलग दे दिया है और कंपाउंड का मास अलग दे दिया है। अब हम पहले क्या करेंगे, कार्बन का फाइंड करेंगे। मास आपको गिवन है और कंपाउंड का मास भी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करेंगे, हमें इसका मास दिया है
और कंपाउंड का मास भी दिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का भी हमने वैसे ही करना है, ये भी हमें गिवन है, और कंपाउंड का फार्मूला मास भी हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 हमने कर लेना है। और इन द एंड आप क्या बता दोगे, अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है अंडर स्टडी तो ये सबकी परसेंटेज इतनी होगी, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इज दैट क्लियर? ईजी सा टॉपिक था और इससे रिलेटेड ही हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स थी, दोनों एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटे जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक क्विक चेक यहाँ पे दिया गया है, क्विक चेक 15.4। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फेट आइंस SO4 2- इन Al2SO4 3। ठीक है, Al2SO4 3 में आपने SO4 2- जो है सल्फेट आइन जो है, इनकी परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे अगर गौर करो तो आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि Al2SO4 3 का जो फॉर्मूला मैस है वो हम लोग खुद फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विक चेक नंबर 15.4। आप लोग मेरे साथ ये क्विक चेक करो और इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारो। पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हम क्विक चेक कौन सा कर रहे हैं। दिस इज़ क्विक चेक 15.4, QUICK क्विक। कौन सा क्विक चेक है ये? 15.4। ठीक है, क्लियर? अब हम इसको परफॉर्म करेंगे, इसकी पूरी मैं सोल्यूशन करूँगी। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, मोलर मास किसका, Al2O3 का, क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ Al2SO4 3 आपको फाइंड आउट करना आता है, लेकिन फिर भी बेटे मैं खुद ही करवा देती हूँ ताकि आपको ज़रा इजी हो जाए। Al = 27, तो ये Al2 है, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, 2 × 27। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 54 ग्राम पर मोल। इज दैट क्लियर? मैंने क्या किया, समझ आ गई है ना? उसके बाद क्या है हमारे पास, सल्फ़र। सल्फ़र = 34 और ये क्या है, 3 है। इसका मतलब हो जाएगा 3 × 32, तो ये कितना हो जाएगा, 96 ग्राम पर मोल। ठीक है, और लास्ट में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता है, 16। और यहाँ पे क्या है बेटे, 3 × 4, ये कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी, 12 × 16। 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 192 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स यहाँ पे देते, 4 मल्टीप्लाई बाय मैंने 3 कर लिया, 4 3 सा क्या होता है, 12। तो फिर मैंने 12 को 16 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या फाइंड करना था, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। अब इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को जो मैंने अभी फाइंड आउट किया इनको मैं ऐड अप कर लूँगी, 96 + 92, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 342 ग्राम पर मोल। इज़ डेट क्लियर? ये आप लोग खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको आपकी आसानी के लिए इसका मोलर मास भी फाइंड आउट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि देयर आर 3 सल्फेट आइन इन, देखो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फेट आइन। सल्फेट आइन की आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सल्फेट आइन की यहाँ पे हमें अगर देखा जाए तो मास ऑफ, हम यहाँ पे सल्फेट का मास फाइंड करेंगे। ठीक है, सिर्फ आप यहाँ पे मेंशन कर दो पहले, देयर आर 3 सल्फेट आइंस इन Al2SO4 3। देखो 3 है ना, 3 सल्फेट आइंस है ना यहाँ पे, देखो ब्रैकेट के बाद 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हम कर लेंगे 3 × 32 + 4 × 16। तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 96, तो ये क्या आ जाएगी बेटे, 288। अब आपको समझ आ गई मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने SO4 जो है इसका मास फाइंड कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मास फाइंड कर, ये जो SO4 3 लिखा हुआ था ना, इसका हमने मास फाइंड किया, मास ऑफ SO4। और ये जो हमारे पास इधर पीछे 3 था, 3 को मैंने इधर लिख लिया, इसका 32 था, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय हमने 4 कर लिया, 3 को बाहर ही ले गए हम।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, 288 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एक्चुअल चीज़ जो हमसे पूछी हुई है परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। परसेंटेज आपको पता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है, सिंपल आपने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, mass of the element in the compound divided by formula mass of the compound multiply by 100। ये आपने यहाँ पे मेंशन लाजमी करना है। क्या लिखोगे आप, mass of element in the कंपाउंड। हालांकि मैंने आपको बता दिया ओरली आप लिख सकते थे, लेकिन फिर मैंने लिख दिया क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, मैम आपने नहीं लिखा था, हमने भी नहीं लिखा, इसलिए मैं पूरा लिख देती हूँ। यहाँ पे नीचे क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। मैथ्स हमने अभी फाइंड किया, क्या फाइंड किया है, 288, ठीक है। और फिर हमने क्या, फार्मूला मैथ्स कितना था हमारा वो भी हमने फाइंड किया था। सबसे ऊपर देखो क्या फाइंड किया था, 342 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, डैट इज़ 84.21%, ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज फाइंड की तो यहाँ पे हम परसेंटेज लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि अबाउट 84.2% ऑफ द मास ऑफ Al2SO4 इज़ सल्फेट आयंस, ठीक है। ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है, एंड पे आपने रिजल्ट में ऐसे लिखना होता है, about 84.2% of the mass of Al2SO4 is सल्फेट आयन। यहाँ पे सल्फेट आयन कितने थे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये सल्फेट है पूरा का पूरा, अगर सिंपल एस हो तो वो सल्फर होता है, ओके। सल्फेट आयन है ना, SO4, और इसके ऊपर आयन था शुरू में ही, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे क्या था हमारे पास आ जाता है ऊपर, उसके 2 माइनस था ना, तो ये हमने सल्फेट आयन का बेटे परसेंटेज यहाँ पे जो है वो मैंने आपको ये सारी करवा दी। इस न्यूमेरिकल को आप एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। इस क्विक चेक 15.4 को, इज डेट क्लियर, कर लिया आप लोगों ने सॉल्व। अगले टॉपिक की तरफ चलें बेटे, चलिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम अपनी बुक्स ओपन करें, आप लोग बुक का हमारा उसी जहाँ से हमारा क्विक चेक ख़त्म होता है ना, बिल्कुल क्विक चेक के नीचे हो तो वहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पेरिकल फार्मूला। लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक इन इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, देन मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 15.5 empirical formula, the formula which shows the simplest whole number ratio of atom present in a compound is called empirical formula. For example, empirical formula of hydrogen peroxide H2O2 is HO, that of water H2O is H2O, and for benzene C6H6 is CH। क्लियर है ना बेटे, नज़र आ रहा है। All ionic compounds are represented by their empirical formula. These formulas show the simplest ratio present between their ions. The formula of sodium chloride NaCl represents the simplest ratio between sodium and chloride ion present in it. Similarly, the formula of calcium chloride CaCl2 shows the ratio between calcium and chloride ions. Since an empirical formula does not tell us about the actual number of atoms present in that compound, rather it represents the simplest ratio of minimum ratio between atoms, it is possible that some compounds may have same empirical formula. For example, both acetylene and benzene have same empirical formula CH. In the same way, acetic acid CH3COH and glucose C6H12O6 also have the same empirical formula, that CH2O. Empirical formula of a compound can be calculated using the following steps shown below. Number 1, determine the percentage composition of the compound. Number 2, find out the number of moles of each element. This is done by dividing the mass of each element, percentage of element, by its atomic mass. Number 3, determine the atomic ratio of each element in the compound. This ratio can be found by dividing the number of moles of each element by the smallest number of moles. Next page पे आएँ।
Number 4, if the atomic ratio obtained is simple whole number, it gives the empirical formula. Otherwise, multiply this ratio with suitable digit to get the whole number ratio. Use this whole number ratio as a subscript for the element to get the empirical formula. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया डैट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। पीछे हैं हमने जो भी पढ़ा एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है बेटे? वो फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल रेशो बताता है हमें कि किसी भी कंपाउंड में कितने जो हैं वो एटम प्रेजेंट हैं, उन एटम्स का रेशो क्या है। ठीक है, हम जैसे रेशो पढ़ते हैं वाटर क्या है H2O, वाटर की रेशो क्या है 2:1। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो क्या है CO2 1:2। ठीक है, तो कोई भी फार्मूला जो हमें बेटे सिंपलेस्ट हो जो रेशो है एटम्स के दरमियान में वो शो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। आप इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हो? द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कितने जो एटम्स प्रेजेंट हैं, जो फॉर्मूला आपको उसका रेशो दे रहा है, उसका सिंपल होल नंबर रेशो दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और साथ आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स आनी चाहिए। कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या दी हुई है? एम्पेरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या है? H2O2 H2O2 जो है ना, ये तो एक सिंपल हमारे पास फार्मूला है। वो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? वो HO। देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है जितनी परसेंटेज, जितना रेशो हाइड्रोजन का है उतना ही रेशो किसका होगा? ऑक्सीजन होगा, यानी कि 1:1 है इनका, क्योंकि फार्मूला क्या है? H2O2, दोनों इक्वल है। ठीक है, ये आप वाटर को देखें H2O, तो वाटर का फार्मूला आप एम्पेरिकल क्या लिखोगे? H2O, क्योंकि इस फार्मूला को देख के हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो रेशो है एटम्स की वो क्या है? 2:1 है। हाइड्रोजन के कितने रेशो यहाँ पे एटम यूज़ हुए बेटे? 2। ऑक्सीजन का कितना यूज़ हुआ? 1। तो यहाँ पे जो सिंपल होल रेशो है हमें फार्मूला देख के पता चल रही है ना, H2O जब फार्मूला आप लोग देखो तो हमें इजीली पता चल जाता है कि यहाँ पे जो रेशो यूज़ हुई है वो क्या है? 2:1, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल आपको दी हुई है C6H6 बेंजीन है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है? CH। देखो अब CH को देख के पता चलता है कि 1:1 है इन दोनों का जो आपस में जो सिंपलेस्ट होल रेशो नंबर है, यानी कि जितने एटम्स कार्बन के होंगे उतने ही एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के होंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे? आपने एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन याद करनी है और एम्पेरिकल फार्मूला की यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपको बुक में दी हुई हैं वो आपने याद करनी है। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स आपको देनी है, ये तीनों की तीनों आपने एज इट इज़ ही याद करनी है। वो फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देता है एटम्स का किसी भी कंपाउंड में जो प्रेजेंट होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं बेटे वो सारे के सारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनके एम्पेरिकल फार्मूला के ज़रिए। एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट रेशो जो है उनके दरमियान में, जो आयंस के दरमियान में होती है, उसको शो करता है। फार्मूला जो सोडियम क्लोराइड का है NaCl है, और ये सिंपलेस्ट होल रेशो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम का भी यहाँ पे और क्लोरीन दोनों सेम है, क्लोराइड और सोडियम, क्लोरीन और सोडियम अगर देखा जाए ना, दोनों कंबाइन होकर क्या बना देती हैं? सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, और इनके दरमियान में जो रेशो है वो क्या है? 1:1 है। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट रेशो है बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको दी हुई है कैल्शियम क्लोराइड की CaCl2, तो यहाँ पे भी अगर रेशो देखो तो क्या है? 1:2 है। ठीक है, तो इसको भी हमें फार्मूला देखते ही जो है वो पता चल जाती है क्या इसकी रेशो बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन। तो हमने क्या पढ़ लिया कि वो फार्मूला बेटे जो हमें सिंपलेस्ट होल रेशो शो करे, ठीक है, किसके एटम्स की किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको लिखी हुई है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO, that of water is H2O and for benzene is CH। ये सारे के सारे आपने एज इट इज़ जो है वो अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल्स आपको और देनी है, वो भी बेटे आपने याद करनी है। एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ही के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये हमें सिंपलेस्ट रेशो ऑफ मिनिमम रेशो, यानी कि एटम्स की जो मिनिमम रेशो है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या चीज़ है?
अब इस चीज़ को आप कैसे समझोगे? कॉमन एग्जांपल्स हम पहले लेते हैं। देखो जैसे कि आपके पास दो एग्जांपल है, एक है एसिटाइलिन और एक क्या है बेंजीन। एसिटाइलिन का फार्मूला क्या होता है C2H2, बेंजीन का फार्मूला क्या है C6H6। इन दोनों के जो इम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम है। क्या फार्मूला है? CH का मतलब क्या हो गया कि CH कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है वो दोनों में सेम होगी। देखो इसमें 2 कार्बन 2 ही हाइड्रोजन है, जबकि बेंजीन में क्या है 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। तो इन दोनों का जो इम्पेरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा? CH होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको दी हुई है, एक है एसिटिक एसिड और एक हमारे पास क्या है ग्लूकोज। एसिटिक एसिड और ग्लूकोज का इम्पेरिकल फार्मूला भी सेम है। दोनों का इम्पेरिकल फार्मूला क्या है? CH2O। क्या फार्मूला है? CH2O। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, दोनों सेम है। और हाइड्रोजन जो है वो क्या है? डबल है, यानी कि जितने ये दोनों होंगे उतना ही उसका डबल जो है वो हाइड्रोजन होगा। तो ये सिंपली यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें बेटे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये सिंपलेस्ट रेशो ऑफ मिनिमम रेशो बिटवीन एटम जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देता है। किसी भी कंपाउंड का इम्पेरिकल फार्मूला किस तरह से राइट किया जाता है बेटे, उसके सारे के सारे स्टेप जो हैं वो आपके इस टॉपिक में गिवन है। 1 बाय 1 सारे स्टेप हम पढ़ेंगे। आपने इस टॉपिक में से क्या याद करना है? सिर्फ और सिर्फ इम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन याद करनी है और इसकी सारी एग्जांपल्स जितनी आपकी बुक में रिटन है, 3 यहाँ पे दी हुई हैं, 2 एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। काफ़ी सारी एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। ये सारी एग्जांपल्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ये आपके पेपर में आती हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो मेथड है या जो स्टेप है जिससे आप एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हो वो कौन सा है? हमने सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन लिखनी है कंपाउंड की, कि कंपाउंड जो है, अभी हम परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ के आए हैं ना कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उन सब की परसेंटेजेस क्या है। सबसे पहले हमने उनको डिटरमिन करना है। उसके बाद हमने हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो फाइंड करेंगे हम नंबर 2 पे, ठीक है। और ये नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हमने क्या करना होता है कि हर एलिमेंट का जो मास है उसको उसके एटॉमिक मास से जो है वो आपने डिवाइड करना होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो एटॉमिक रेशो हर एलिमेंट का कंपाउंड में, उसको आपने डिटरमिन करना है। क्या? एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और ये रेशो हम फाइंड करते हैं हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उनको हमने डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ, ठीक है। और फिर लास्ट 2 स्टेप्स में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर ऑब्टेन हुआ है वो सिंपल होल नंबर है तो हम क्या करेंगे? इम्पेरिकल फार्मूला लिख लेंगे। लेकिन अगर वो सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं होता उस केस में आपने क्या करना है? कोई भी आपने जो है सूटेबल डिजिट्स खुद से ही चूज़ करना है और उसको उस होल नंबर के साथ क्या कर लेना है? जो मल्टीप्लाई कर लेना है। लास्ट आपका क्या आता है कि इस होल नंबर रेशियो को हमने फिर यूज़ करना है फॉर राइटिंग द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट। बेटे ये जो जितने भी यहाँ पे स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको ऐसे ओरली समझ नहीं आएंगे। इस स्टेप्स को मैं एग्जांपल्स की सूरत में आपको जो है हम पूरा अपना एक फॉर्मूला जो है वो लिख के देखेंगे, देन आपको इसकी समझ आएगी। इस तरह से ओरली जो है वो समझ नहीं आएगी। लेकिन ये है कि आपकी बुक में पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है, राइट डाउन द मेथड्स, ठीक है। तो उस केस में आपने ये 5 के 5 स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं अभी, वो सारे के सारे आपने यहाँ पे राइट करने हैं। क्या करने हैं? पहले हमने क्या डिटरमिन करना है? परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरे नंबर पे क्या करना है? नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है? एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। फोर्थ वन में हमने क्या करना है? अगर हमारे पास जो बेटे सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं आता रेशो में, तो हम क्या करेंगे? उसको किसी भी सूटेबल डिजिट से जो है वो अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है? फिर हमने इसी जो हमारा नंबर अब आ गया है, जो रेशो आया है, उसी को हमने फिर एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हुए हमने इम्पेरिकल फार्मूला जो है वो राइट करना है। इज़ दैट क्लियर? तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट इज़ इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन याद करनी है। और इस पूरे टॉपिक में बेटे बहुत ज़्यादा इम्पेरिकल फार्मूलाज हैं, इन सबको अंडरलाइन करो, क्योंकि ये इम्पेरिकल फार्मूलाज आपके पेपर में आते हैं। उस टाइम आप कह रहे हो तो ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये बुक ही में से आ रहे होते हैं। तो अंडरलाइन कर लें तो वो चीज़ ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट हो जाती है, फिर आपको फ़ौरन से पहले नज़र आ जाती है। यहाँ पे कितने ज़्यादा इम्पेरिकल फार्मूला, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, वाटर का दिया हुआ है, बेंजीन का दिया है, सोडियम क्लोराइड है,
फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है। इसके अलावा एसिटाइलिन और बेंजीन का आपको एम्पेरिकल फार्मूला बताया है, एसिटिक एसिड ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला आपको बताया है। ये सारे फार्मूलाज आपने अंडरलाइन करने हैं, इनको आपने एज इट इज़ ही याद कर लेना है, ठीक है। और क्विक चेक 15.4 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हैं वो हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं और यहाँ पे एक क्विक चेक भी गिवन है। ये एग्जांपल्स और ये क्विक चेक इंशाल्लाह मैं अब आपको कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।